डेट है आज 7 जून 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में हम। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे जो कुछ करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे। फर्स्ट टॉपिक है अपना, रंजीत सिंह दिसाले अपॉइंटेड एज एन एडवाइजर टू द वर्ल्ड बैंक। ये हैं जी रंजीत सिंह दिसाले जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। इनको अभी वर्ल्ड बैंक का सलाहकार यानी कि एडवाइज़र नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया, इसलिए रिसेंटली न्यूज़ में है। ये इंडिया के जी फर्स्ट टीचर थे जी, फर्स्ट इंडियन टीचर जिन्हें ग्लोबल टीचर अवार्ड यानी कि एक सम्मान है जी, पुरस्कार, ये दिया गया था। रंजीत सिंह दिसाले को पहला अवार्ड दिया गया था, फर्स्ट मतलब फर्स्ट इंडिया के फर्स्ट टीचर थे जिन्हें ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला था। और इन्हें अभी एडवाइज़र अपॉइंट किया गया है, सलाहकार वर्ल्ड बैंक का, जो दिसंबर 2024 तक रहेंगे जी ये सलाहकार वर्ल्ड बैंक के। वर्ल्ड बैंक ने एक रिसेंटली एक प्रोग्राम और लॉन्च किया था जिसका नाम है ग्लोबल कोच प्रोग्राम। ये कोच लगा जी इसके नाम में, यानी कि कोचिंग देगा, ट्रेनिंग देगा, किस लिए? टीचर्स को जी। टीचर्स की स्किल्स को इम्प्रूवमेंट करने के लिए प्रोग्राम है जी, एक इनिशिएटिव है जिसका टारगेट यही है कि लर्निंग को एक्सीलरेट करना। एक्सीलरेट करने का मतलब है जी बढ़ाना, प्रमोट करना लर्निंग को, सीखने को, बाई हेल्पिंग कंट्रीज इम्प्रूव इन सर्विस टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड सिस्टम। ये कंट्रीज हैं जी, जो देश हैं, उनकी सहायता करेगा, टीचर्स की जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है उसको इम्प्रूव करेगा जी ये प्रोग्राम, जो ग्लोबल कोच प्रोग्राम है। तो इतना याद रखना है, ग्लोबल कोच प्रोग्राम किसका है? वर्ल्ड बैंक का। किस लिए? टीचर्स की स्किल्स को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। और ये रंजीत सिंह दिसाले कौन है? अभी वर्ल्ड बैंक के एडवाइज़र अपॉइंट हुए हैं और फर्स्ट इंडियन टीचर है जिनको ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला है। नेक्स्ट टॉपिक है जी अपना, माली सस्पेंड फ्रॉम अफ्रीकन यूनियन। माली के बारे में पहले भी पढ़ा था जी हमने, इसमें मिलिट्री कू लग गया था। तो अभी क्या है, अफ्रीकन यूनियन एक ग्रुप है जी, ऑर्गेनाइजेशन है, अफ्रीका की कंट्री आती हैं जिसमें लगभग 55 के लगभग कंट्री आती हैं अफ्रीका की। अफ्रीका कॉन्टिनेंट तो आप जानते होंगे, ये जी हमारा वर्ल्ड मैप, और ये है अफ्रीका आपका। अफ्रीका की ये 55 लगभग कंट्री है जी जो इसके ग्रुप में आती हैं, इसके ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसने अभी माली को सस्पेंड कर दिया है जी, सस्पेंड कर दिया है मेंबरशिप से, कि अब सदस्य कुछ दिन के लिए रोक दिया कि आप सदस्य नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि जी माली में क्या है, माली कंट्री है जो, माली कहाँ पे जी, माली भी देख लेते हैं हम। देखो ये है जी आपका माली, दिखाई दे रहा है? पेन चेंज कर लेते हैं। ये है जी माली, ये है माली वेस्टर्न अफ्रीका में। तो इसको क्या है जी, अभी इसमें मिलिट्री कू हो गया था, जो सिविलियन गवर्नमेंट थी ना यहाँ पे, उस सरकार का तख्ता पलट कर दिया जी आर्मी ने। देखो जी, मिलिट्री कू पढ़ा जाता है, इसे कूप नहीं पढ़ा जाता, पी साइलेंट है। मिलिट्री कू या मिलिट्री सेना तख्ता पलट कर देती है, इसका मतलब ये है जी जब सेना अपने हाथों में गवर्नमेंट ले लेती है, मतलब सरकार खुद सेना चलाती है किसी भी देश की, जैसे म्यांमार में हुआ था कुछ दिन पहले मिलिट्री कू। तो इसलिए अफ्रीकन यूनियन ने इसकी मेंबरशिप को अभी सस्पेंड कर दिया, कुछ दिन के लिए रोक दिया, कि माली इसका मेंबर अभी नहीं रहेगा अफ्रीकन यूनियन का। और धमकी दी है जी अफ्रीकन यूनियन ने कि अगर सिविलियन लेड गवर्नमेंट वहाँ पे दोबारा रीस्टोर नहीं हुई, दोबारा नहीं आई, तो माली पे सैंक्शन लगाए जाएंगे, प्रतिबंध लगाए जाएंगे जी। कुछ ट्रेड वगैरह रोक देना, प्रतिबंध में यही होता है जी, व्यापार रोक देते हैं, या कुछ और प्रतिबंध में जैसे लोन वगैरह नहीं मिलता है, ये प्रतिबंध लगा देते हैं जी। तो ये अभी कुछ दिन पहले जी वेस्ट अफ्रीकन रीजनल एक ब्लॉक है जी, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री का एक ब्लॉक है, एक ग्रुप है जी, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है इकोवास, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, फुल नेम है जी। इसने भी माली को सस्पेंड कर दिया था और इसके लिए हमने स्पेशल लेक्चर लेके पढ़ा भी था जी। ये देखो जी माली को देख लो आप, क्या है जी, ये लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक का मतलब है जी चारों तरफ लैंड से घिरी हुई है, कहीं ओशन से नहीं लगती है। और जो इसकी कैपिटल है वो है बमेको। यहाँ से नाइजर रिवर होकर निकलती है जी, ये भी आपको याद रखना है। और ये देखो जी, यही लिखा है, इसकी कैपिटल बमेको, लैंडलॉक कंट्री है। और अब ये अफ्रीकन यूनियन क्या है जी, थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये क्या है जी, कॉन्टिनेंटल यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन है, 55 कंट्रीज आती हैं अफ्रीका की। 2017 में जिसका नया मेंबर बना था मोरक्को, मोरक्को अफ्रीका में ही है जी, अफ्रीकन कंट्री है ही, अफ्रीकन यूनियन का मेंबर बना, सदस्य देश। अफ्रीकन यूनियन को जी लॉन्च किया गया था कब, मतलब अनाउंस किया था, घोषणा की थी कि अफ्रीकन यूनियन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी। ये लीबिया में एक सिरटे नाम की जगह है जी, लीबिया में। लीबिया कंट्री कहाँ पे है जी, देख लो आप लीबिया भी, ये देखो जी लीबिया दिखाई दे रहा होगा आपको, वॉयलेट, ये वॉयलेट कलर का। तो लीबिया में जी सिरटे नाम में एक जगह है, वहाँ पे अनाउंस किया था 1999 में। और सिरटे के नाम से ही जो जगह है उसी के नाम से जब ये घोषणा पत्र जारी किया गया, डिक्लेरेशन, उसी का नाम रख दिया सिरटे डिक्लेरेशन, एक घोषणा पत्र। तो इससे अनाउंस किया गया, घोषणा की गई, अफ्रीकन यूनियन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी। और 2001 में इसे
फाउंड कर दिया गया। फाउंड का मतलब है जी सेटअप कर दिया, एस्टेब्लिशमेंट कर दिया जी, इसका बना दिया, बना के तैयार कर दी। और कहाँ पे बनाई? इथोपिया नाम की एक कंट्री है जी, उसकी कैपिटल है अदीस अबाबा। यहाँ पे जी ये देखो जी, इथोपिया नाम की कंट्री आपको दिखा देते हैं, ये इथोपिया जी, ये इथोपिया है, ये दिखाई दे रही है आपको, इथोपिया नाम की कंट्री है। इसमें अनाउंस मतलब बना दिया गया है इसको जी। इसका मतलब इसने काम करना कब से शुरू कर दिया जी? 2002 से। 2002 से साउथ अफ्रीका में दरबन से इसने काम करना शुरू कर दिया, मतलब इफेक्ट में आ गई। तो अफ्रीकन यूनियन का सेक्रेटेरिएट कहाँ पे जी? अदीस अबाबा, इथोपिया की जो कैपिटल है जी, वहाँ पे ये इसका। अब इंडिया और अफ्रीकन यूनियन के क्या मतलब वो हैं जी, क्या संबंध है इनके बीच में, क्या रिलेशन है? देखो जी, वैसे तो इंडिया इसका मेंबर है नहीं अफ्रीकन यूनियन का, क्योंकि इसके तो अफ्रीका के जो कंट्री हैं जी कॉन्टिनेंट के वही हैं। लेकिन इसका जी एक और ग्रुप है अफ्रीकन यूनियन का, जिसका नाम है अफ्रीकन यूनियन पार्टनर्स ग्रुप। तो इंडिया इसका मेंबर है, सदस्य है। तो ये चीज़ याद रखनी है, अफ्रीकन यूनियन का मेंबर नहीं है, बल्कि अफ्रीकन यूनियन का एक ग्रुप है, पार्टनर ग्रुप करके, उसका मेंबर है इंडिया। तो इनकी मीटिंग होती रहती है जी पीरियोडिकली, इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है। तो इंडिया अफ्रीकन एक फोरम भी होता है जी, इंडिया अफ्रीका फोरम समिट होता है। ये फर्स्ट एवर समिट था जी, जिसमें क्या है 14 अफ्रीकन कंट्री पार्टिसिपेट किए थे, और अफ्रीकन यूनियन कमीशन है जो अफ्रीकन यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है, उसी का एक कमीशन है, और 14 अफ्रीका की कंट्री ने पार्टिसिपेट किया। इंडिया अफ्रीका फोरम समिट एक मीटिंग हुई थी जी इंडिया की और अफ्रीका की, समझे। इसने रिप्रेजेंट किया था जी इंडिया अफ्रीकन रिलेशन को। ये समिट क्या है जी? दिल्ली डिक्लेरेशन हुई थी, मतलब दिल्ली में एक मीटिंग हुई थी, उसका नाम रख दिया दिल्ली डिक्लेरेशन, दिल्ली घोषणा पत्र। तो ये समिट अडॉप्ट किया गया, क्या अफ्रीका और इंडिया फ्रेमवर्क तैयार किया गया कि इनके बीच में कॉपरेशन होगी, सहयोग होगा। तो इस तरह से जी एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया 21st सेंचुरी के लिए, इंडिया और अफ्रीका के बीच में कॉपरेशन के लिए, इस इंडिया अफ्रीका समिट ने जी, जो इंडिया अफ्रीका फोरम समिट होता है। तो चलते हैं जी नेक्स्ट पे, यही था इसमें। नेक्स्ट है जी आईएनएस संधायक। आईएनएस संधायक क्या है जी? एक शिप है, जहाज है, ये देख लो जी, ये है। ये अभी बेचारा न्यूज में क्यों है? रिटायर हो गया जी, रिटायर हो गया। ये क्या करता था? ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे करता था जी, इसलिए हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप भी बोलते हैं जी इसे। हाइड्रोग्राफिक का मतलब है जी जहाँ हाइड्रो आ जाए, समझ लो पानी की बात हो रही है जी, वाटर की। और ग्राफिक का मतलब ग्राफ तैयार कर रहे हैं, मतलब ये सर्वे करता था पानी में कौन सी जगह कहाँ पे है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे तैयार करता था। तो ये इंडिजिनसली बिल्ट था जी, ये जो था कौन सा शिप था जो, ये इंडिजिनसली का मतलब है जी हमारे देश में ही बनाया गया था। इसको संधायक नाम है जी, संधायक नाम रख रखा है इसका। ये 40 साल की सर्विस दी है जी इसने, 40 ईयर, और अभी डी कमीशन कर दिया। डी कमीशन बोलते हैं जी, देखो जब आदमी कोई जॉब में होता है जी, वो रिटायर होता है, जैसे वो जॉब से हटता है, पूरी हो जाती है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं रिटायर। और जब जहाज रिटायर होता है, ये कोई आदमी तो है नहीं, इसके लिए करते हैं जी वर्ड यूज डी कमीशन, ये रिटायर हो गया मतलब। अब ये शिप क्या है जी, इसने लगभग 200 मेजर हाइड्रोग्राफिक सर्वे तैयार की थी, और भी माइनर सर्वे तैयार की थी इस शिप ने। ये क्या है जी, इसने एक्टिव पार्टिसिपेंट किया बहुत सारे ऑपरेशन में, जिनमें से ये 3 ऑपरेशन बहुत ही सिग्निफिकेंट है जी, इंपॉर्टेंट है। जे एक ऑपरेशन है जी ऑपरेशन पवन। ऑपरेशन पवन क्या था? ये जो जहाज है, शिप है, ये गया था जी श्रीलंका की सहायता करने के लिए। 1987 में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को लेके गया था जी, यानी कि इंडिया की सेना को लेके गया था श्रीलंका में, और वहाँ पे क्या है जी वॉयलेंस रिवॉर्ड्स वगैरह चल रहे थे, उनको शांत कराने में भी, पीस एस्टेब्लिश कराने में सहायता की थी जी। ये शिप गया था ऑपरेशन पवन में। नेक्स्ट है जी ऑपरेशन रेम्बो। ऑपरेशन रेम्बो क्या था जी? इंडियन गवर्नमेंट ने किस लिए? 2004 में जी एक सुनामी आई थी, सुनामी, फ्लड आ गई थी जी, बाढ़ आ गई थी इंडियन ओशन के आसपास जितनी कंट्री है। तो ये शिप गया था जी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने के लिए, मतलब सहायता देने के लिए मानवता के बेस पे, जो आसपास की कंट्री जिनमें बाढ़ आई है ना, कुछ सामान पहुंचाना, खाने पीने का सामान पहुंचाना, दवाइयाँ पहुंचाना। तो ये काम किया था जी ऑपरेशन रेम्बो में, इस शिप ने ये लेके गया था जी सैनिकों को। नेक्स्ट है जी, इस शिप ने पार्टिसिपेट किया एक इंडो यूएस हैदर एक्सरसाइज होती है जी, टाइगर ट्रंप नाम से। इसमें जी, इसमें भी गया ये शिप जी, पार्टिसिपेट किया इसने, संधायक ने। तो यही था जी, इसमें बस इतना याद रखना है, ये जो 3 ऑपरेशन है ये, और संधायक क्या है जी? शिप है, एक जहाज है। नेक्स्ट है जी सागर आरक्षा सेकंड। ये ऑपरेशन है जी भी, ये भी ऑपरेशन सागर आरक्षा सेकंड। ये क्या है जी? जो हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड है, देखो जी हमारा जो इंडिया है, इसके कोस्ट पे जी एक सेना है, एक सेना है। जैसे आर्मी क्या है, आर्मी भी एक सेना है,
जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ऐसी कोस्टल एरियाज पे रक्षा करने के लिए क्या है जी, इंडियन कोस्ट गार्ड। इसके सैनिक क्या जी अभी श्रीलंका में गए और श्रीलंका की सहायता की, हेल्प की। किस लिए? देखो जी, एक सिंगापुर का शिप था जिसका नाम था MV एक्सप्रेस पर्ल। इसमें से जी कुछ केमिकल रिलीज हो गया था और तेल फैल गया था समुद्र में, जिसे बोलते हैं जी ऑयल स्पिल। हमने पढ़ा भी था स्पेशल लेक्चर लेके, ऑयल स्पिल मतलब समुद्र में ओशन वाटर पे तेल फैल जाना, उसे बोलते हैं जी ऑयल स्पिल। तो इसको क्या जी कंट्रोल करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड सहायता कर रहा है श्रीलंका की। और इसी मिशन को, श्रीलंका की जो सहायता कर रहा है जी, इसी मिशन को बोलते हैं ऑपरेशन सागर आरक्षा सेकंड, नाम दिया गया इसको। समझ गए हो? तो यही है इसमें, बस इतना याद रखना। ऑपरेशन सागर आरक्षा सेकंड क्या है? इंडियन कोस्ट गार्ड श्रीलंका के साथ मिलकर जी सहायता कर रही है कि जो इन्वायरमेंटल डेंजर ना हो जी, कुछ परेशानी ना हो, उस ऑयल स्पिल को क्या जी कंट्रोल करने में सहायता कर रही है श्रीलंका की। नेक्स्ट है जी अपना टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। सब लोग जानते होंगे जी टेट। टेट किस लिए होता है जी? पहली क्लास से लेके जी 8वीं क्लास तक, फर्स्ट से 8 क्लास तक जो टीचर पढ़ाना होता है, किसी को टीचर बनना होता है, तो उसके लिए एक टेस्ट देना पड़ता है जी, एग्जाम, जिसका नाम है टेट। शॉर्टकट में बोलते हैं टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को टेट बोलते हैं। तो ये क्या है जी, इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन यही होती है किसी को टीचर बनने के लिए, क्लास 1 से लेकर 8वीं तक पढ़ाने के लिए। ये मैंडेटरी होता है जी, अनिवार्य होता है। अगर आपको गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनना है तो टेट देना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा आपको 1 से 8वीं क्लास तक पढ़ाने के लिए। ये क्या है जी, ये दोनों कंडक्ट कराते हैं जी टेट को। सेंट्रल गवर्नमेंट भी कराती है, स्टेट गवर्नमेंट भी। मान लो किसी स्टेट गवर्नमेंट में टीचर बनना है जी आपको स्टेट में, तो स्टेट में गवर्नमेंट का टेट दोगे जी। जैसे मान लो जी किसी भी स्टेट का एग्जाम्पल ले लो, उसी का हर एक का अलग होता है। या फिर आप जैसे मान लो जी सेंटर का देना हो तो जी आपको टेट देना पड़ेगा सेंट्रल का। उसमें क्या जी, जैसे केंद्र विद्यालय होते हैं या और कोई सेंट्रल जो स्कूल होते हैं जी सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनमें आप पढ़ा सकते हो। तो ये एक एक्ट पास किया गया था जी 2009 में। तो ये इस ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए टेस्ट लिया जाता है टेट। इसमें था राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2019, मतलब एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, ये प्रमोट करने के लिए एक्ट बनाया था। अब न्यूज़ में क्यों जी ये टेट, जब पता तो है जी न्यूज़ में इसलिए क्योंकि देखो जी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अभी टेट को एलिजिबल कर दिया है, सर्टिफिकेट को 7 ईयर से लेके कब तक, लाइफ टाइम तक। देखो जी पहले जैसे टेट होता था, अब से पहले वो सिर्फ एक बार आपने टेस्ट पास किया 7 साल तक वैलिड रहता था, 7 ईयर तक, कि 7 साल तक क्या जी टेट देने के बाद क्या जी आपने क्वालिफाई कर लिया। अब आप टीचर की जॉब के लिए क्वालिफाई हो गए। अब जब कहीं भी किसी भी स्टेट में, जैसे मान लो जी आपने दिया किसका, हरियाणा का दिया जी आपने, हरियाणा का टेट दिया, तो टेट देने के बाद आप एलिजिबल हो गए कि जब भी मान लो कोई रिक्रूटमेंट निकलेंगी टीचर्स की, 1 क्लास से लेके 8th क्लास तक, तो आप भर सकते हो जी फॉर्म। और फिर आपका जी वाइवा टेस्ट वगैरह होता है जी, वाइवा या डिस्कशन, या फिर अलग से भी टेस्ट लेते हैं जी कोई स्टेट, अलग से टेट के बाद भी टेस्ट लेते हैं, एग्ज़ाम लेते हैं, या फिर वाइवा बेस्ड इंटरव्यू बेस्ड टेस्ट होता है जी। तो फिर आपको जॉब लग जाती है जी टीचर की। लेकिन ये होता था जी 7 ईयर्स के लिए वैलिड रहता था। एक बार टेट निकाल लिया आपने, 7 साल तक जितनी भी भर्ती निकलेंगी तो आप दे सकते हो। लेकिन अब ये लाइफ टाइम तक कर दिया जी, एक बार आपने टेट निकाल लिया, आप लाइफ टाइम तक टीचर के फॉर्म भर सकते हो जब तक आपकी एज लिमिट है। और ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा जी इसका 2011 से। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है जी पास्ट डेट से, किसी पिछली डेट से जब कोई एक्ट या लागू हो जी कुछ भी इवेंट, तो उसे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बोल देते हैं जी, क्योंकि ये 2011 से ही लागू कर दिया गया। मतलब 2011 से जी जिसने भी टेट दिया है और उसका टेट का जो टेस्ट है जी वो लाइफ टाइम तक के लिए हो जाएगा जी। वो अब उस एक ही बार टेट देना पड़ेगा जी उसे। अब अपने टेट से जी किसी का भी वो मतलब एंट्रेंस एग्जाम दे सकता है टीचर बनने के लिए किसी भी स्टेट का। समझ रहे हो? नेक्स्ट है जी हमारा, ये टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट है इंटरनेट थ्रू LEO सैटेलाइट्स। LEO है जी मतलब लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब है जी लगभग 2000 किलोमीटर से नीचे ये अर्थ है जी। अर्थ क्या, आप आसमान में जाओगे जी ऊपर चारों तरफ, तो चारों तरफ 2000 किलोमीटर, मतलब 2000 किलोमीटर क्या है जी इससे न्नीचे, इससे नीचे क्या है जी, ये इसे बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। समझ गए? लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं जी इसे। इसमें क्या है जी, अभी न्यूज में इसलिए है इंटरनेट थ्रू लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। लो अर्थ ऑर्बिट में जी छोटे छोटे क्या जी सैटेलाइट लॉन्च किए जा रहे हैं। एक वन वेब नाम की कंपनी है और इसने अपने जो प्रोजेक्ट ये प्रोग्राम बना रही है उसका नाम भी रख दिया वन वेब। वन वेब नाम की प्राइवेट कंपनी है जी, ये लंदन में जी इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय। तो इसने क्या है जी सैटेलाइट लॉन्च किए जी कुछ कम्युनिकेशन ऑपरेटर के लिए, मतलब कि इंटरनेट के लिए। इसने अभी रसिया से 36 सैटेलाइट
कुछ नेक्स्ट बैच में इसके लॉन्च किए जाएंगे 36 सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में। देखो जी इसका पूरा प्लान है जी, लगभग वन वेब का 648 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे। अब ये लॉन्च तो किए जाएंगे जी, इनका काम क्या है, देखो जी इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए। अभी क्या है जी, जैसे आप मोबाइल में इंटरनेट चलाते हो जी, तो वो क्या है, सैटेलाइट लॉन्च किए हैं जी हर कंट्री ने। जैसे ये अर्थ के ऊपर लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर ये सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। सैटेलाइट समझ गए, ये सैटेलाइट चक्कर लगा रहे हैं, ये सिग्नल भेजते हैं जी, फिर आपके मोबाइल पे इंटरनेट चलता है, या फिर आपके मोबाइल पे इंटरनेट, या फिर चलता है जी केबल से। आपने वाईफाई लगा लिया जी, और वाईफाई मान लो जी कोई केबल आ रही है जी, ऑप्टिकल फाइबर केबल, तो ये से आपके मोबाइल पे इंटरनेट चलेगा या आपके लैपटॉप पे कंप्यूटर पे इंटरनेट चलेगा। लेकिन ये क्या है जी, लो अर्थ ऑर्बिट में होंगे ये सैटेलाइट, और ये लो अर्थ ऑर्बिट में रह के इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे जी, ये वन वेब प्रोग्राम। अब ये वन वेब प्रोग्राम है जी, कौन कौन सी कंट्री को कवर करेगा, ये जी यूके, यूनाइटेड किंगडम, अलास्का, अलास्का यूनाइटेड स्टेट है जी, अमेरिका उसी का एक स्टेट है जी, राज्य। नर्दर्न यूरोप को जी ग्रीनलैंड, आर्कटिक सी को कनाडा, इन कंट्रीज़ में जी ये प्रोवाइड करेगा इंटरनेट सर्विस इस ईयर के अंत तक, 2021 के अंत तक। इसमें क्या है जी, इसने जो 5 to 50 कॉल सर्विस ऑफर करेगा जी, यानी कि इंटरनेट कनेक्टिंग सर्विस में 50 डिग्री लेटीट्यूड से जो नॉर्थ साइड में जी ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगा। कहने का मतलब ये जी, ये हमारा अर्थ है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, और 0 डिग्री इक्वेटर है जी भूमध्य रेखा, इसके नदर्न हेमिस्फेयर में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में 50 डिग्री लेटीट्यूड, ये 50 डिग्री लेटीट्यूड हो गया जी, लेटीट्यूड मतलब लाइन जो खिंची हुई होती है जी, इमेजिनरी लाइन बनाई हुई है साइंटिस्ट ने, जोग्राफर ने इमेजिन मतलब करके काल्पनिक लाइन बनाई हुई है ताकि स्टडी करने में आसानी हो। तो ऐसे कोई लाइन नहीं खिंची हुई है, आपको पता ही होगा लेटीट्यूड के बारे में। तो ये 50 डिग्री लेटीट्यूड से ऊपर नदर्न साइड में जो भी कंट्री जैसे यहाँ पे आ रही हैं, इस एरिया में ये इंटरनेट प्रोवाइड करेगा जी, ये वन वेब सिस्टम। अब इसके बेनिफिट क्या है जी, इंटरनेट तो है, सब लोग यूज कर रहे हैं, फिर इसके बेनिफिट क्या है जी, क्यों लाया जा रहा है ये प्रोजेक्ट, और ये प्राइवेट कंपनी का प्रोजेक्ट है जी। ये देखो जी, ये लो अर्थ ऑर्बिट सेटेलाइट होंगे 500 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर के बीच में, ये अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। और जो सैटेलाइट और होते हैं जी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं 36,000 किलोमीटर दूर रहते हैं। तो इसका मतलब ये जी, ये क्या है, अर्थ के क्लोजर होगा जी, पास। तो क्या है, जब पास होगा तो सिग्नल भी बहुत अच्छे से आएगा, स्ट्रॉन्गर, और जल्दी से आ जाएगा जी, फास्टर स्पीड में आ जाएगा। समझ रहे हो, क्योंकि 36,000 किलोमीटर की दूरी तय करना और कहाँ 2000 किलोमीटर की दूरी तय करना, तो सिग्नल जल्दी कहाँ से आएगा, लो अर्थ ऑर्बिट के सैटेलाइट से। तो इंटरनेट सर्विस अच्छी प्रोवाइड होगी जी, फास्टर सर्विस प्रोवाइड होगी। और इसमें जी सिग्नल फास्टर जब ट्रेवल करेगा स्पेस में, और इससे भी फास्टर करेगा जी जब जो फाइबर ऑप्टिक केबल होती है ना, जिसके थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड होता है। देखो जी, आप गांव में रहते हो, किसी विलेज एरिया में, रूरल एरियाज़ में, तो शायद आपके घरों में ऑप्टिकल फाइबर केबल से इंटरनेट ना हो, लेकिन अगर आप अर्बन एरियाज़ में रहते हो जी, शहर में, तो आपको पता होगा जी केबल आती है, केबल जिसे बोलते हैं, तार भी बोल देते हैं, सर्विस डोरी, कुछ भी लोकल भाषा में जी अपनी। इसमें क्या जी, ये ऑप्टिकल फाइबर केबल इस केबल का नाम है जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है। ये देख लो जी आप, ये है ऑप्टिकल फाइबर, ये होती है जी ऐसी, इसमें लेयरिंग होती है जी, ये लाइट रे आ रही है जी, ये कोर होता है इसका, ये आप क्लैडिंग होता है, और ये प्लास्टिक कोटिंग, ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है जी। ऐसी भी इस टाइप की भी कुछ होती है जी, ये आप देख रहे हो इसको, ये भी होती है, ऑप्टिकल फाइबर ही होती है। इसके थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है जी, आपके लैपटॉप से जोड़ दी जाती है ये केबल, और इंटरनेट चलने लगता है। या फिर जैसे आप मोबाइल में चलाते हो जी, सेटेलाइट के थ्रू ऐसे चला सकते हो। तो ये ऑप्टिकल फाइबर से भी फास्टर प्रोवाइड करेगा जी सिग्नल, लो अर्थ ऑर्बिट में जो है सैटेलाइट होंगे। अब चैलेंजेस क्या है जी इसमें, मतलब चुनौतियाँ क्या है इसके सामने, इसके सामने चुनौतियाँ ये है जी, ये लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट जो होंगे ना, अर्थ के चक्कर लगाएंगे 27,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब अर्थ के चारों ओर घूमते रहेंगे जी, एक जगह तो रहेंगे नहीं सैटेलाइट। जैसे मान लो जी ये सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट है जी, ये घूम रहा है चारों ओर इतनी स्पीड से जी, 27,000 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 27,000 किलोमीटर चल देगा जी ये। तो ये पूरा जो क्या है जी, जो पूरा प्लानेट है हमारा अर्थ है जो, इसका चक्कर लगा लेगा जी 90 से 120 मिनट में। अब मान लो जी एक ही सैटेलाइट है, अब ये यहाँ से घूम रहा है जी, मान लो यहाँ से, समझ गए हो। अब ये जैसे मान लो इस मैप को ले लेते हैं, इस मैप को ले लेते हैं, ये अर्थ, ये मान लो जी गोल है, अभी अभी आपको तो ये 2D में दिखाया जा रहा है ना, मान लो गोल है जी, ये अर्थ गोल है,
और ये यहाँ से घूम रहा है जी, होके जा रहा है मान लो इस एरिया से, रसिया के एरिया से। तो जब रसिया के ऊपर है जी ये सैटेलाइट, तो रसिया में सिग्नल अच्छे आएंगे। अब मान लो जी आगे चला गया तो सिग्नल टूट जाएंगे। अब यहाँ पे अलास्का में जी, अलास्का में अच्छे आएंगे, या यूके में अच्छे आएंगे। तो ये क्या है जी, इससे लैगिंग होगी, कभी तो इंटरनेट चलेगा, कभी नहीं चलेगा। ये एक तो ये चैलेंज है जी। तो इसके लिए क्या है जी, इस चैलेंज को निपटने के लिए क्या है, बहुत सारे सेटेलाइट लॉन्च करने पड़ेंगे जी। जो क्या है, जैसे एक सेटेलाइट आगे चला गया, ये आगे चला गया, इतने में ही दूसरा आ जाए तो इंटरनेट की सर्विस डिसकनेक्ट ना हो। तो एक तो ये चैलेंज हो गया जिससे। और इसका चैलेंज एक ये भी है जी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इस पर जी क्या जी, कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी। नेक्स्ट है जी इसका क्रिटिसिज्म, क्या जी, बुराइयाँ क्या है जी इसकी, क्रिटिसिज्म क्या है जी इसके, नेगेटिव पॉइंट लो अर्थ ऑर्बिट सेटेलाइट के। देखो जी एक तो ये है, पहली बात तो ये, जो मोस्टली ये लो अर्थ सैटेलाइट लॉन्च किए जा रहे हैं इंटरनेट के लिए, ये प्राइवेट कंपनीज कर रही हैं जी इसे, समझ रहे हो। तो जो कंट्रीज से बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो जाएगी कंपनीज पे। मतलब अभी जो देश क्या जी कंट्रोल करते हैं इंटरनेट को, अब कंपनीज पे चली जाएगी, क्योंकि कंपनीज के प्रोजेक्ट हैं ये। तो इसलिए एक तो ये चैलेंज है जी इस पर। नेक्स्ट क्या है जी इससे, एक है जी, तो ये इससे ये क्या है जी, जैसे मान लो कंपनीज पे चली जाएगी तो क्वेश्चन ये उठता है, इन कंपनीज को रेगुलेट कौन करेगा, समझ रहे हो, क्वेश्चन ये उठता है। फिर एक चैलेंज ये, मतलब क्रिटिसिज्म ये जी, कॉम्प्लिकेटेड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इससे क्या है जी, देखो जी जो इनको रेगुलेट करने का फ्रेमवर्क है, यानी कि इनके लिए नियम बनाने का जो फ्रेमवर्क तैयार करेंगे, वो एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट हो जाएगा जी, कठिन। कैसे, देखो जी कंपनीज होती हैं जी, प्राइवेट कंपनी, अब उनमें स्टेक होल्डर भी होते हैं जी, कोई शेयर खरीदे हुए कई सारे मालिक होते हैं। तो इन कंट्रीज़ के जी वेरियस कंट्रीज से मालिक हो सकते हैं जी, एक कंपनी का जी कई कंट्रीज से, कई देशों से इस कंपनी के मालिक हो सकते हैं। अब क्या है जी, जैसे मान लो किसी कंट्रीज़ में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करनी है इनको, तो क्या जी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से, हर एक देश से जी उन्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा जी। तो लाइसेंस लेने में जी एक प्रॉब्लम है जी। नेक्स्ट क्या है जी, सैटेलाइट कैन समटाइम बी सीन इन नाइट स्काइज। देखो जी ये सैटेलाइट घूम रहे हैं अर्थ के चारों ओर, अब ये नाइट में क्या है जी घूम रहे हैं चारों ओर, लो अर्थ ऑर्बिट में। और आपको पता है जी जब एस्ट्रोनॉट जाते हैं जी, एस्ट्रोनॉट वो लो अर्थ ऑर्बिट में जाते हैं जी। एस्ट्रोनॉट का मतलब है स्पेस में जो साइंटिस्ट जाते हैं ना, साइंटिस्ट रिसर्च करने के लिए, उन्हें एस्ट्रोनॉट बोलते हैं जी, एस्ट्रोनॉट। तो ये एस्ट्रोनॉट जाएंगे जी, अब जैसे मान लो रात में, तो ये क्या है जी, जो सनलाइट आ रही होगी जी, इस पे पड़ रही होगी रात में सनलाइट, क्या जी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं ये अर्थ पे। इसकी वजह से क्या जी, इन्हें परेशानी हो सकती है जी, जो एस्ट्रोनॉट जो यहाँ पे रिसर्च वगैरह करते हैं, एस्ट्रोनॉमर जो होते हैं जी, समझ गए। सैटेलाइट क्या है जी, जो लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट ट्रेवल कर रहे हैं, ये क्या है, और कई सारी फ्रिक्वेंसीज को भी इंटरप्ट कर सकते हैं। कैसे जी, जैसे मान लो जी ये लो अर्थ ऑर्बिट में जी सैटेलाइट घूम रहा है, और इसके ऊपर 36,000 किलोमीटर्स में जो सैटेलाइट हैं उनके सिग्नल जो आ रहे हैं, अब ये इन सिग्नल के बीच में भी आ सकते हैं जी। जब इतने सारे सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे तो ये इनको सिग्नल को डिस्टर्ब भी कर सकते हैं ये। नेक्स्ट है जी, ये क्या है जी, स्पेस जंग की तरह रेफर किए जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये और भी स्पेस क्राफ्ट को डैमेज कर सकते हैं जी। डैमेज का मतलब क्या है जी, जैसे मान लो ये लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रहे हैं, अगर मान लो किसी से टकरा जाएं जी, किसी से टकरा जाएं, मान लो आपके एरोप्लेन से ही टकरा जाएं या किसी और सेटेलाइट से टकरा जाए, तो उनको भी डैमेज कर सकते हैं जी, समझ गए, खुद भी डैमेज हो सकते हैं जी। मतलब डैमेज का मतलब डिस्ट्रॉय हो सकते हैं जी, बर्बाद हो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं। आगे जी पोटेंशियल क्या है जी इसका, पोटेंशियल ये है जी, लो अर्थ ऑर्बिट में जो सेटेलाइट हैं, ये क्या है जी, ये ब्रॉडबैंड सर्विस जो प्रोवाइड नहीं कर सकते अभी हम, जो डिफ़िकल्ट टेरेन होते हैं जी, मान लो रिमोट एरियाज होते हैं जी, जो रिमोट एरियाज का मतलब है जी दूर दराज के इलाके, जैसे पहाड़ी एरिया हो गए जी, वहाँ पे जैसे इंटरनेट की सर्विस नहीं है जी, ऑप्टिकल फाइबर नहीं पहुँचा सकते, ब्रॉडबैंड सर्विस नहीं पहुँचा सकते। ब्रॉडबैंड सर्विस का मतलब है जी जो ऑप्टिकल फाइबर से केबल कनेक्ट करके जो इंटरनेट की सर्विस दी जाती है, उसी को ब्रॉडबैंड सर्विस बोलते हैं। तो ये क्या है जी, उन एरियाज में जहाँ पे ब्रॉडबैंड सर्विस या ऑप्टिकल फाइबर से सर्विस नहीं है, तो वहाँ पे इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है जी। तो ये क्या है जी, और क्या है जी, देखो जी रूरल एरियाज हो गए जी आपके, ग्रामीण क्षेत्र में अभी इंटरनेट नहीं है जी ऑप्टिकल फाइबर से, तो वहाँ पे इंटरनेट सर्विस अच्छी प्रोवाइड करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। और मिलिट्री के लिए जी, सेना के लिए, आपको पता है जी सेना क्या होती है जी, जैसे मान लो इंडिया का एग्जांपल ले लो जी, इंडिया के जी जो डिफ़िकल्ट टेरेन है जी, पहाड़ वहाड़ पे सेना जो काम करती रहती है जी, मतलब सुरक्षा करती रहती है जी हमारी, तो वहाँ पे इंटरनेट सर्विस नहीं होती जी लगभग, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाई है, तो वहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए काम में आ सकते हैं जी। अब क्या ऐसे सिमिलर प्रोजेक्ट और भी चलाए हुए हैं जी, जैसे वन वेब चला रखा है, जी हाँ बिल्कुल है, एक स्पेस एक्स कंपनी है जी, अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है, जिसके मालिक हैं एलोन मस्क।
एलोन मस्क की कंपनी है जी, एलोन मस्क बोल रहे हैं मुस्क कुछ भी, एलोन मस्क है जी जो, इसकी स्पेस एक्स नाम की कंपनी है प्राइवेट, इसने भी एक इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए स्टारलिंक नाम का प्रोजेक्ट चलाया है, स्टारलिंक। तो ये भी 1385 सैटेलाइट लॉन्च करेगा जी, ये भी जो लो अर्थ ऑर्बिट में घूमते रहेंगे और नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है जी उसमें ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो आपको इतना याद रखना है जी, ये वन वेब स्टारलिंक क्या है जी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ये सिस्टम है जी, सैटेलाइट होंगे लो अर्थ ऑर्बिट में ये काम करेंगे जी, लो अर्थ ऑर्बिट जरूर याद रखना, और क्या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेंगे। और ऐसे और भी प्रोजेक्ट हैं जी, जैसे भारत में गूगल ने चला रखा है जी प्रोजेक्ट लून, प्रोजेक्ट लून, लून नाम से गूगल, ये क्या जी, ये भी सेटेलाइट से, ये क्या करेगा लो अर्थ ऑर्बिट में सेटेलाइट से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगा इंडिया में। एक है जी अमेजन कंपनी, जो आपने सुना होगा जी अमेजन का नाम, उसका है जी कूपर बेल्ट, प्रोजेक्ट कूपर बेल्ट नाम से है जी, एक कूपर बेल्ट नाम से, ये भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो ये प्रोजेक्ट किस लिए काम आएंगे जी, ये बस ये याद रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट पे जी, इतना ही था इसमें। नेक्स्ट है जी, वाई इज नासा सेंडिंग वाटर बियर्स बेबी स्क्विड टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अभी क्या जी, नासा आपको पता ही होगा क्या है, जैसे हमारे इंडिया की इसरो स्पेस सैटेलाइट मतलब स्पेस एजेंसी है, सैटेलाइट वगैरह भेजती है जी स्पेस में, आसमान में, ऐसे ही जैसे इंडिया की इसरो ऐसे ही अमेरिका की नासा है जी एजेंसी, स्पेस एजेंसी। अभी ये क्या है जी, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये है जी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये मतलब एक सैटेलाइट ही है जी। यहाँ पे क्या है, ये लगभग 430 किलोमीटर पे जी अर्थ से अबव घूम रहा है, अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ये क्या है जी, इस पे जो साइंटिस्ट होते हैं जी, एस्ट्रोनॉट्स, वो जाके रिसर्च वगैरह करते हैं जी, इस पे छानबीन खोज करते हैं जी, इनोवेशन करते हैं जी। अभी इस पे क्या है जी, नासा भेज रहा है जी वाटर बियर और बेबी स्क्वेड को। वाटर बियर एक एनिमल्स है जी, पानी में रहने वाला भालू, और ये बेबी स्क्वेड भी पानी में ही रहती है, जिसको समुद्र फैनी भी बोलते हैं। आप देखना चाहोगे, देख लो जी, ये है वाटर बियर, ये वाटर बियर एनिमल है जी, ये देखो एलगी दिखाई दे रही है आपको, ग्रीन ग्रीन एलगी बोलते हैं इसको। और ये है जी आपका बेबी स्क्विड, कहाँ गया, ये है जी, ये आपका बेबी स्क्विड है, बेबी स्क्विड, ये समुद्र फैनी भी बोलते हैं जी इसको, ये भी समुद्र में रहता है जी। इन दोनों को भेज रहे हैं जी, इन दोनों प्राणी को भेज रहे हैं, अभी कहाँ गया, ये रहा जी, इसमें जी दोनों को भेज रहे हैं कि इस मतलब एक सैटेलाइट मतलब भेजा जा रहा है, और उस प्रोजेक्ट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे इस पे भेज रहे हैं। अब इस पे क्यों क्यों भेज रहे हैं, क्या काम है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे जी इसमें। अभी इसमें जी 5000 टारगी, ये टारडी ग्रेड्स भेजे जा रहे हैं जी, और बेबी स्क्वेड 5000, मतलब ये जितने जो वाटर बियर को ही टारडी ग्रेड बोलते हैं जी, वाटर बियर को, ये 5000 भेजे जाएंगे जी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। ये पार्ट होगा जी जो 22nd स्पेस एक्स कार्गो रीसप्लाई मिशन है। स्पेस एक्स हमने ऊपर पढ़ा जी, एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, इलोन मस्क नाम के आदमी की, इलोन मस्क नाम का आदमी है जी, उसकी कंपनी है स्पेस एक्स। वो क्या है जी, कार्गो मिशन है जी उसका, एक कार्गो रीसप्लाई मिशन, कार्गो बोलते हैं जी सामान, कोई लगेज जो होता है, ये मिशन है जी जो भेज रहे हैं नासा पे कुछ सामान, तो उसी का पार्ट है जी ये, जो नासा भेज रही है ना ये वाटर बियर को और बेबी स्क्वायर को, उसी का पार्ट है। अब क्यों भेज रहे हैं जी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये जानना जरूरी है हमारे लिए। इसके ऑब्जेक्टिव का मतलब टारगेट, एम, लक्ष्य क्या है जी इसके। देखो जी, साइंटिस्ट को क्या है जी, जो एस्ट्रोनॉमर जाते हैं जी यहाँ पे लॉन्ग पीरियड के लिए, जैसे मान लो स्पेस स्टेशन है जी, जो स्पेस स्टेशन पे भेजेंगे जी साइंटिस्ट को लंबे अवधि के लिए, तो इस पे जी क्या मेजर्स लेने पड़ेंगे इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है जी अर्थ से अबव है ये लगभग 430 किलोमीटर, और अर्थ से अबव आपको पता है जी ऑक्सीजन बहुत ही कम होती है, और वहाँ पे क्या जी रेडिएशन वगैरह भी बहुत काफ़ी होती है, मगर अगर क्या है जी जो आपका एस्ट्रोनॉट जाते हैं साइंटिस्ट, उनको नुकसान भी हो सकता है, तो लंबे समय तक कैसे रह सकें इसके लिए रिसर्च की जाएगी इन पोलर बियर और इनसे जो टार्डिग्रेड है जी, और ये बेबी स्क्वेड है। साइंटिस्ट इंप्रूव कर सकेंगे प्रोटेक्टिव मेजर्स के, क्या क्या प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं इनके लिए। नेक्स्ट क्या है जी, एक ये फ़ायदा होगा कि जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं जी, माइक्रोब्स बोलते हैं जी कीटाणु को, बेनिफिशियल मतलब जो हमारे लिए लाभदायक कीटाणु होते हैं जी हमारी बॉडी में। अब ये देखेंगे जी इन एनिमल से कैसे इंटरेक्ट करते हैं ये बेनिफिशियल माइक्रोब, मतलब जो ये भालू भेजे है जी, बेबी स्क्वेड और वाटर बियर भेजा है, कि ये जो बेनिफिशियल माइक्रोब होते हैं ये वहाँ पे स्पेस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं जी, एनिमल से कैसे ये इंटरेक्ट करते हैं ये देखा जाएगा। अब इनको अंडरस्टैंड करने से ये पता चलेगा कि ये जो बेनिफिशियल माइक्रोब होते हैं ये कैसे ह्यूमन हेल्थ को इम्प्रूव करने में अर्थ पे सहायता कर सकते हैं। मतलब अर्थ पे जी जो ये बेनिफिशियल माइक्रोब होते हैं
रोगाणु कीटाणु होते हैं जी, ये मानव की जो हेल्थ है, स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने में कैसे सहायता कर सकते हैं, ये देखा जाएगा इससे। अब ये माइक्रोब किस लिए भेजे जा रहे हैं जी? इसलिए भेजे जा रहे हैं ताकि जो एनिमल टिश्यू का जो डेवलपमेंट होता है, नॉर्मल डेवलपमेंट, इसके लिए क्रूशियल रोल प्ले करेंगे जी माइक्रोब, और ह्यूमन हेल्थ को मेंटेन किया जा सकेगा इनसे। इस तरह से बेनिफिशियल जो माइक्रोब होते हैं इनको बेटर तरीके से, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे साइंटिस्ट, पता लगा सकेंगे जी। ह्यूमन बॉडी में आप जानते हो जी मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जी, जो हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शन करते हैं। जैसे हमारा डाइजेशन सिस्टम, जो हमारी पाचन क्रिया होती है, इसके लिए जी जो कीटाणु होते हैं सहायता करते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम भी डेवलप करने के लिए जी ये सहायता करते हैं, जो प्रतिरोधक क्षमता होती है। और हमारी बॉडी से जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जी उनको डिटॉक्सीफाई करते हैं जी। हमारी बॉडी से जी, शरीर से जो हानिकारक तत्व होते हैं जी उनको बाहर निकालने में माइक्रोब ही सहायता करते हैं जी। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलो, माइक्रोब या कीटाणु बोल लो जी आप। तो इस तरह से जी इनको अंडरस्टैंड करने में सहायता मिलेगी जी। अब जी ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, इसके बारे में वैसे हम स्पेशल लेक्चर लेके पढ़ चुके हैं, फिर भी आप ब्रीफली रिवाइज कर सकते हो जी। देखो जी, ये अर्थ के चारों ओर ये है जी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। बड़े इमेज हमने ऊपर देखी थी, ये चारों ओर घूम रहा है जी इसके, ये स्टेशन। ये लो अर्थ ऑर्बिट में रहता है जी, और अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। ये कब लॉन्च किया था जी? 1998 में लॉन्च किया था। ये 5 स्पेस एजेंसी थी जी जिन्होंने लॉन्च किया था। एक नासा थी जी, अमेरिका की नासा। ऐसी रसिया की है जी रॉसकॉस्मोस स्पेस एजेंसी। और जाक्सा थी जी जापान की। और यूरोप की थी जी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए। और कनाडा की थी जी सीएसए, कनेडियन स्पेस एजेंसी। इन पांचों ने मिलकर भेजा था जी ये। देखो जी, कोई पहला ऐसा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नहीं था, इससे पहले रसिया भी भेज चुका था, बहुत सारे और भी भेजे जा चुके थे। ये आईएसएस क्या जी? अर्थ के जो सर्कल, मतलब 55 मतलब ये 93 मिनट में अर्थ का एक चक्कर लगा देता है। मतलब पूरे दिन की बात करें, पूरे दिन में 15.5 चक्कर लगा देता है ये अर्थ के, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। तो यही याद रखना था जी। इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज ऑन ब्लैक कार्बन कैन शार्पली कट ग्लेशियर्स मेल्ट, वर्ल्ड बैंक स्टडी। वर्ल्ड बैंक ने जी अभी एक अध्ययन किया है और रिपोर्ट तैयार की है कि अगर ब्लैक कार्बन को रोका जाए, रिड्यूस किया जाए, तो ये ग्लेशियर को मेल्ट होने से रोक सकता है। ग्लेशियर आप जानते हो जी क्या होते हैं? माउंटेन ऑफ आइस, बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं जी, जमे होते हैं बर्फ, उन्हीं को ग्लेशियर बोलते हैं। ये ब्लैक कार्बन की वजह से पिघल रहे हैं। ब्लैक कार्बन क्या है जी? ये देखो जी ब्लैक कार्बन, ये जो धुआं निकल रहा है ना, आपको दिख रहा है, ये इसमें ब्लैक कार्बन है। ये ब्लैक कार्बन क्या है जी? ये जम जाता है जी, इन्वायरमेंट में रह जाता है, या फिर जो स्नो होती है जी, बर्फ़ के ऊपर जम जाता है, बर्फ़ को पिघला देता है जी। और इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं जी, वो पढ़ेंगे अभी, इसमें हम देखेंगे। तो ये ब्लैक कार्बन पे एक रिपोर्ट तैयार किया जी वर्ल्ड बैंक ने। कौन कौन से एरिया के लिए? ये जी हिमालय, काराकोरम और हिंदू कुश जो माउंटेन है यहाँ पे इंडिया के पास ही है जी। ये कह रहा है कि यहाँ पे क्या है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं फास्टर देन द ग्लोबल एवरेज आइस मास। जितना वर्ल्ड में ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं जी, उससे कहीं ज़्यादा स्पीड में इस एरिया में ये ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं जी, पिघल रहे हैं यहाँ पे। ये एरिया देख लो जी आप इमेज में, ये देखो जी अपना हिंदुस्तान, ये यहाँ पे हिमालय सबको पता ही होगा जी। ऊपर ये काराकोरम रेंज है जी, हिमालय का पार्ट नहीं है जी। जो हिमालय की पहाड़ियाँ, काराकोरम रेंज हिमालय का पार्ट नहीं है, ये है जी ट्रांस हिमालय का, इसे बोलते हैं ट्रांस हिमालय का पार्ट है। और इधर है जी हिंदू कुश, आपकी हिंदू कुश, ये पाकिस्तान में जी, देखो पाकिस्तान अफगानिस्तान में, कुछ इंडिया से भी जुड़ी हुई है जी। तो इसकी हिंदू कुश माउंटेन, काराकोरम हिमालयन माउंटेन, इसकी स्टडी की है जी। जो यहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है, ग्लेशियर्स है, वो बहुत तेज़ी से पिघल रहा है जी, बहुत ज़्यादा तेज़ी से। इस रिपोर्ट का नाम क्या है जी? इस रिपोर्ट का नाम है जी, देखो इस रिपोर्ट का नाम है ग्लेशियर्स ऑफ द हिमालयाज क्लाइमेट चेंज, ब्लैक कार्बन एंड रीजनल रेजिलियंस। इसका रिपोर्ट का नाम है जी, जिसको टाइटल दिया गया वर्ल्ड बैंक ने। अब इसकी क्या क्या फाइंडिंग किया जी, ये देखते हैं क्या क्या बोल रहा है ये वर्ल्ड बैंक। ये कह रहा है जी ह्यूमन एक्टिविटी से जो भी ब्लैक कार्बन यहाँ पे डिपोजिट होता है, या यहाँ पे मतलब जम जाता है ग्लेशियर्स पे, वो क्या है, हिमालयन रीजन में स्नो को मेल्ट कर रहा है। ये किस रेट से कर रहा है जी? देखो ये वेस्टर्न रीजन में 0.3 मीटर पर ईयर ग्लेशियर्स को मेल्ट कर देता है, और ईस्ट हिमालयाज में 1.0 मीटर पर ईयर की रेट से ये मेल्ट कर रहा है। मतलब जो वेस्टर्न रीजन है जी हिमालयाज का, वेस्टर्न जी ये पश्चिम रीजन, और ये ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन में ज़्यादा तेज़ी से पिघल रहा है जी ईस्टर्न रीजन के कंपेरिजन में। इसमें यह कहा है जी कि जो ब्लैक कार्बन का डिपॉजिट होता है
दो वे में नुकसान पहुंचा रहा है। एक तो जी हेस्टनिंग द पेस ऑफ ग्लेशियर मेल्ट, एक तो क्या है, हेस्टनिंग का मतलब होता है जी जल्दी जल्दी, जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं जी जल्दी से पिघल रहे हैं। पिघलने के कारण क्या है जी, ये डिक्रीज कर रहा है जी सरफेस रिफ्लेक्टेंस ऑफ सनलाइट को, और एयर टेम्परेचर को भी रेज कर रहा है। इसे समझते हैं जी। देखो ये क्या है, जैसे यहाँ से ब्लैक कार्बन जमा जी इस बर्फ़ पे, ये बर्फ़ को पिघला देगा। और आपको पता है जी बर्फ़ क्या होती है जी, बर्फ़ क्यों ठंडी रहती है जी, आपको पता है? ठंडी इसलिए रहती है जी, ये जो भी सनलाइट आती है ना, सनलाइट, उसको जितनी भी सनलाइट आ रही है ना, बर्फ़ पे पड़ रही है, आइस पे, ये स्नो बोल लो जी या आइस बोल लो, ये स्नो पे जो बर्फ़ पे पड़ रही है जी इंसोलेशन, जो सन से आ रही है जी, सन से रेज आ रही है जी जो इस पे पड़ रही है, अब इनमें तो टेम्परेचर होता है जी, पिघला सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी को रिफ्लेक्ट कर देता है जी, वापस भेज देता है स्नो, समझ गए? लेकिन ये ब्लैक ब्लैक कार्बन क्या कर रहा है जी, ब्लैक कार्बन कर रहा है जी, ब्लैक कार्बन इसके ऊपर जम जाता है जी, ये स्नो जी इसके ऊपर जम जाएगा। अब ये क्या है जी, ब्लैक कार्बन, ब्लैक स्नो तो क्या है, रिफ्लेक्ट कर देती थी सनरेज को, लेकिन ब्लैक कार्बन रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता जी, वापस नहीं भेज पाता, तो वापस नहीं भेज पाएगा, अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है। ब्लैक कार्बन क्या करेगा जी, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा, तो इसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा जी, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे, और जो बर्फ़ है वो पिघलने लगेगी जी, वो पिघलने लगेगी। अब जब बर्फ़ पिघल जाएगी तो यहाँ पे जी एरिया कम हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा, एरिया जब कम हो जाएगा क्या है जी, पहले जो रिफ्लेक्ट होती थी जी सनलाइट, अब वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी जी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। एक तो जी स्नो को मेल्ट कर रहा है और एरिया भी कम हो जा रहा है, और दूसरा टेम्परेचर को भी इंक्रीज कर रहा है जी, क्यों, ब्लैक कार्बन। तो ये नुकसान है जी। अब टेम्परेचर इंक्रीज होने से ये जी ग्लेशियर मेल्ट होंगे, ग्लेशियर मेल्ट होंगे जी, जो आइलैंड नेशन है जी, जो आइलैंड नेशन है यानी कि ऐसे राष्ट्र हैं जो आइलैंड पे बसे हुए हैं, जैसे श्रीलंका हो गया जी आपका, ये श्रीलंका होगा जी, इसके, या मेडागास्कर हो गया जी आपका, मेडागास्कर हो गया जी, या ये श्रीलंका हो गया जी आपका यहाँ पे, या और ये आइलैंड नेशन इंडोनेशिया, फिलीपींस, इनके क्या है जी बहुत ही कम ऊंचाई पे हैं समुद्र से ये। अगर जैसे पानी ज़्यादा भर जाएगा समुद्र में, ग्लेशियर मेल्ट होंगे, तो ये नेशन है जी, राष्ट्र डूब सकते हैं, और भी बहुत सारे क्रॉप कल्टीवेशन में और भी बहुत सारे नुकसान होंगे जी इससे, ग्लेशियर मेल्ट से। अब सजेशन क्या है जी, इसे रोकने के लिए सजेशन ये जी, सलाह ये है, सलाह एडवाइस सजेशन एक ही बात है जी, कि जो 23% रिडक्शन क्या है जी, जो अभी प्रेजेंट करंट पॉलिसी है गवर्नमेंट की, अगर उन्हें अच्छी तरह से लागू किया जाए तो 23% तक रिडक्शन किया जा सकता है ब्लैक कार्बन का, और आगे भी 50% तक का किया जा सकता है, अगर जो कोई अच्छी पॉलिसी, फिजिबल पॉलिसी अगर अडॉप्ट कर ली गवर्नमेंट ने, सारी गवर्नमेंट ने मिलकर जी इंटरनेशनल लेवल पे। नेक्स्ट है जी, जो हिमालयाज है जी, हिमालयाज में जी जो ब्लैक कार्बन जो इमिशन अगर रिड्यूस किया जाए, किससे किया जा सकता है? देखो जी यहाँ पे क्या है, हिमालयाज में क्या है, कुक स्टोव यूज की जाती हैं जी, स्टोव होती है ना खाना पकाने के लिए, डीजल इंजन यूज होते हैं जी यहाँ पे, डीजल इंजन, जैसे मान लो जी डीजल इंजन आपके उसमें कार गाड़ियों में भी यूज होते हैं आपके, या फिर आपका जी डीजल इंजन जैसे मान लो जी इरिगेशन के लिए भी यूज होते हैं, या फिर ओपन बर्निंग होती है जी यहाँ पे, क्या जी लकड़ी वगैरह को जला देते हैं यहाँ पे, या फिर चिमनी वगैरह होती हैं जी, उनसे भी धुआं निकलता है, तो इनको अगर रिड्यूस किया जाए तो ये ब्लैक कार्बन कम किया जा सकता है। अब ब्लैक कार्बन क्या है जी, थोड़ा ये जान लो, हमने इमेज देख ही ली थी जी, ये ब्लैक कार्बन है जी, ब्लैक कार्बन ये शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट होता है जी, शॉर्ट लिव्ड का मतलब है जी ये कुछ समय के लिए ही वातावरण में, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है, उपस्थित रहता है, लेकिन ये क्या है जी, जो CO2 के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है टू द वार्मिंग, जो क्या है जी, ये क्या करता है, हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग में क्या है जी, ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करता है, CO2 है जी सबसे ज़्यादा करती है, समझ गए हो, CO2 सबसे ज़्यादा करती है, मतलब इन्वायरमेंट को गर्म करती है, और उसके बाद करता है जी ब्लैक कार्बन इन्वायरमेंट को गर्म। देखो जी टेम्परेचर, अर्थ का जो टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है, वो ग्रेजुअली इंक्रीज होना ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं उसी को, वो एक वर्ड यूज किया जाता है ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल का मतलब है जी विश्व पूरा, और वार्मिंग का मतलब गर्म, पूरा विश्व गर्म हो रहा है जी टेम्परेचर के इंक्रीज होने से, उसी को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा गर्म करती है जी CO2, क्योंकि CO2 क्या है जी, हीट को एब्जॉर्व कर लेती है, और ये ब्लैक कार्बन भी कर लेता है, लेकिन ब्लैक कार्बन क्या है जी, शॉर्ट लिव्ड है, कुछ समय के लिए रहता है, अगर इसको मान लो जी इमिशन रोक दिया जाए, इमिशन का मतलब है जी ब्लैक कार्बन रिलीज ही ना करें, तो ये कुछ समय में अपने आप ही एटमॉस्फेयर से एलिमिनेट हो जाएगा जी, अपने आप हट जाएगा, समझ रहे हो, तो इसलिए ये हटाया जा सकता है। देखो जी एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, UPSC पूछ ले सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट में ग्रीन हाउस गैस सबसे ज़्यादा कौन सी है, तो वो CO2 नहीं होगा उसका आंसर, उसका आंसर होगा वाटर वेपर। वाटर वेपर भी एक ग्रीन हाउस गैस है जी, ये भी क्या है जी, टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करती है, लेकिन ये क्या है, ग्लोबल जो वार्मिंग होती है
वार्मिंग बहुत ही कम करती है कंट्रीब्यूट, लेकिन हाँ सबसे ज़्यादा वाटर वेपर है, लेकिन हाँ सबसे ज़्यादा जो गर्म करती है वो CO2 है। इसका अंतर समझ गए ना, सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैस है वो कौन सी है, वाटर वेपर। वाटर वेपर मतलब ये वाटर वेपर क्या है, ये गैसियस फॉर्म में, वाटरी गैसियस फॉर्म में है जी, मॉइस्चर की फॉर्म में, एयर में जो वाटर होता है उसी को वाटर वेपर बोलते हैं जी। सबसे ज़्यादा तो ये, लेकिन गर्म नहीं कर पाता जी इतना जितना CO2 गर्म कर पाती है इन्वायरमेंट को। तो सबसे ज़्यादा गर्म करती है CO2, उसके बाद होता है जी ब्लैक कार्बन। और ब्लैक कार्बन का इमिशन रोक दिया जाए तो ये हट सकता है जी। तो जैसे क्या है जी, जो ब्लैक कार्बन इमिशन हुआ है जी, अगर वो लोकल लेवल पे क्या है जी, ये इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा डालता है, समझ गए। तो इसमें क्या है जी, ये कैसे निकलता है, इनकम्प्लीट कंबसन से निकलता है जी। जब मैं मान लो कोई लकड़ी वगैरह जला रहे हो जी, आप मान लो घरों घरों में चूल्हे में लकड़ी जला रहे हो जी, या फिर कोई मान लो बॉन फायर लगा लेते हैं ना, लकड़ियों में आँच लगा के सर्दियों में तापते हैं जी आँच के सामने, उससे भी ब्लैक कार्बन निकल रहा होता है। ये क्या होता है, लकड़ी का इनकम्प्लीट कंबसन होता है। जो आपके घरों में गैस होती है ना जी, जिस पे आप खाना बनाते हो, सिलेंडर में गैस भरी रहती है, वो कंप्लीट कंबसन होता है जी, उसमें सारा का सारा जो ईंधन होता है जी जल जाता है। लेकिन जो लकड़ी होती है जी, सारा का सारा ईंधन जलता नहीं है, कुछ कार्बन की फॉर्म में निकल जाता है। तो इसी से जी इनकम्प्लीट इनकम्बसन होती है फॉसिल फ्यूल्स की। फॉसिल फ्यूल्स का मतलब होता है जी जीवाश्म ईंधन, जैसे कोल और वुड, लकड़ी आपकी ये क्या है, कोयला लकड़ी ये सब क्या है, जीवाश्म ईंधन है जी, फॉसिल फ्यूल्स। या फिर आपका बायोफ्यूल, बायोमास, इन पे क्या जी, अगर इनकी इनकम्प्लीट कंबसन होगी तो कार्बन इमिशन होगा जी। अब ये जो सोर्स क्या है जी, जो इस हिमालय और जो हिमालय हिंदू कुश हिमालय और जो यहाँ पे काराकोरम रेंज है, इसका सोर्स क्या है जी, ब्लैक कार्बन यहाँ पे कैसे रिलीज होता है। देखो जी, यहाँ पे जो ब्रिक क्लीन इंडस्ट्री है, ब्रिक का मतलब होता है जी इंडस्ट्री क्लीन, जहाँ पे इंडस्ट्री बन रही, मतलब ये ईंट बनती है जी, ब्रिक का मतलब ईंट होता है जी, मतलब ईंट के जो भट्टे होते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं भट्टा, जहाँ पे ईंट बनती है। तो यहाँ पे भी क्या है जी, चिमनी होती है, चिमनी। तो यहाँ से चिमनी से बहुत सारा धुआं निकलता है जी, एक तो ये सोर्स है। और रेजिडेंशियल जो बर्निंग होती है जी सॉलिड फ्यूल की, लकड़ी वगैरह जलाते हैं जी घरों में, उनसे जी 45 से लेकर 66% तक यहाँ पे हिमालयन रीजन पे यहाँ पे ब्लैक कार्बन इमिशन होता है जी। उसके बाद होता है जी डीजल इंजन से, जो कार गाड़ियों में चलते हैं जी। उसके बाद ओपन बर्निंग से होता है जी 3%, और डीजल इंजन से होता है जी, डीजल फ्यूल से 7 to 18%। तो ये इसके जी कुछ सोर्स हैं जिनसे ब्लैक कार्बन निकलता है। इतने ही टॉपिक थे जी आज के। अब हम क्वेश्चन करेंगे जी इस पर बेस्ड। क्वेश्चन है जी हमारा फर्स्ट, आपको बताना है, ये हमने कवर भी किया था अपने इंपॉर्टेंस ये टॉपिक की सीरीज में। हुतूज एंड तुतीज कुछ समय पहले न्यूज में थे जी, कौन सी कंट्री से रिलेट करते हैं जी, आपको बताना। नंबिया, रवांडा, केन्या, जिम्बाब्वे। जी हाँ करेक्ट, रवांडा से हमने पढ़ा भी था जी। ये कम्युनिटी के लोग हैं जी, आप मान लो रिलीजन धर्म मान लो जी इन्हें, या आप कास्ट मान लो जी, कम्युनिटी मान लो, समुदाय। ये हुदू और तुत्सी कहाँ पे हैं जी, रवांडा से रिलेटेड है जी। नेक्स्ट है जी आपका, ये बताना नाच। नाच एक, ये क्या है जी, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउसिंग, इससे रिलेटेड आपको स्टेटमेंट दी गई है। आपको बताना जी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, करेक्ट बतानी है जी। पहली स्टेटमेंट बोल रही है, जो ये नाच है ये एक सेंट्रलाइज्ड वेब बेस्ड इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम है जी, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसे कौन चलाता है जी, NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बोल रहा है जी, ये नाच अलाउ करता है रेगुलर डायरेक्ट डेबिट फ्रॉम ए बोरोअर्स बैंक अकाउंट टूवर्ड्स हिज लोन रीपेमेंट। आपको बताना है जी इसमें करेक्ट कौन सा है जी, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है जी कौन सी है, बताओ जी कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है जी इसमें। देखो जी, दोनों की दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये क्या है जी, NPCI है, यही इस सिस्टम को क्या है जी, इस यही सिस्टम के द्वारा चलाया जाता है। ये नाच सिस्टम पेमेंट सिस्टम है, और NPCI कंट्रोल करती है जी, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एक ऑर्गेनाइजेशन है जी, एक ये मान लो ये एक संस्था है जी। और ये अलाउ करता है जी डायरेक्ट डेबिट फ्रॉम बैंक अकाउंट से लेकर दूसरे टूवर्ड्स लोन रीपेमेंट तक, मतलब किसी के बैंक अकाउंट से आप लोन भर सकते हो जी अपने बैंक अकाउंट से ही, नाच के जरिए। नेक्स्ट क्या है जी, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट बोल रही है जी इसमें कि जो महाबोधि टेम्पल है जी, इस पे गौतम बुद्धा जी बैठे हुए हैं भूमि स्पर्श मुद्रा में। भूमि स्पर्श मुद्रा का मतलब जी एक पोजीशन में बैठे हुए हैं, जैसे आलती पालती मार के बैठ जाते हैं ना, और उन्होंने जी अपना हैंड है जो वो अर्थ की तरफ, ग्राउंड की तरफ पॉइंट किया हुआ है। ये क्या बैठे हुए हैं क्या, बोधि महाबोधि टेम्पल में ऐसी मुद्रा में, भूमि स्पर्श मुद्रा में। आपको ये बताना करेक्ट है क्या। नेक्स्ट कह रहा है भूमि स्पर्श मुद्रा क्या है, सिग्निफाइज प्रीचिंग। ये भूमि स्पर्श मुद्रा में जो बैठे हुए ये शो करती है कि जो महात्मा बुद्ध हैं प्रीचिंग कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं जी। प्रीचिंग का मतलब उपदेश देना, उपदेश दे रहे हैं जी। आपको बताना करेक्ट, पहला दूसरा दोनों सही या दोनों गलत। देखो जी पहला बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि भूमि स्पर्श मुद्रा में क्या है जी, एक हैंड नीचे की तरफ किया हुआ है महात्मा बुद्ध जी ने, और ये बता रहे हैं इनलाइटनमेंट कि अर्थ क्या है, अर्थ के थ्रू ही हम इनलाइटनमेंट ले सकते हैं जी। इनलाइटनमेंट का मतलब है ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।
तो इस तरह से अर्थ की तरफ हैंड किया हुआ है। जो प्रीचिंग दे रहे हैं ना जी, प्रीचिंग की मुद्रा है जी, वो उसमें बैठे हुए होते हैं धर्मचक्र मुद्रा में। धर्मचक्र मुद्रा वो जी जिसमें महात्मा बुद्ध जी ने अपना फर्स्ट उपदेश दिया था, सरमन दिया था। सरमन बोलते हैं जी उपदेश को ही, SERMON। पूरा डिटेल में बुद्धिज्म के लिए जानना है जी, आप बुद्धिज्म के लिए लेक्चर बना रखा है आर्ट एंड कल्चर की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, और ज़रूर देखना चाहिए। हर साल 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछता है जी यूपीएससी बुद्धिज्म से, और आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा उसको देखने के बाद। तो इसमें ए आंसर करेक्ट हो जाएगा जी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जी आपको बताना ट्रिप्स से रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है। ट्रिप्स से रिगार्डिंग, ट्रिप्स क्या जी, ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये क्या जी, इसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट करती है, जो बनाई गई थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में। किस लिए, ताकि जो भी IPR रूल हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रूल्स हैं, वो पूरे ग्लोब में, पूरे अर्थ पे जी यूनिफॉर्म रहे, एक ही रूल रहे। ये ट्रिप्स डज नॉट हैव ए प्रोविजन टू एनेबल गवर्नमेंट टू इन्फोर्स कंपलसरी लाइसेंसिंग। जो ट्रिप्स एक एग्रीमेंट है जी, WTO के अंदर ही समझौता है, इसके अंदर क्या कंपलसरी लाइसेंसिंग की कोई प्रोविजन नहीं है क्या। आपको बताना जी कौन सा करेक्ट है। पहला दूसरा दोनों करेक्ट, दोनों इनकरेक्ट है। देखो जी पहला करेक्ट है जी, तो यही आंसर हो जाएगा। दूसरा इनकरेक्ट है। ये कह रहा है ट्रिप्स में कोई भी कंपलसरी लाइसेंस की प्रोविजन नहीं है। नहीं जी, इसमें है। कोई भी कंट्री क्या जी अपनी कंट्री में कंपलसरी लाइसेंसिंग दे सकती है किसी को भी। कंपलसरी लाइसेंस क्या होता है जी, ये होता है जी जैसे मान लो किसी को जी पेटेंट मिल गया। पेटेंट होता है जी जैसे मान लो किसी ने मेडिसिन बनाई जी, दवाई, कोई भी चीज़ बनाई इन्वेंशन की जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इसके लिए क्या है जी, उस कंपनी को, जिस कंपनी ने बनाई उस कंपनी को पेटेंट दे देते हैं जी। एक तरह से राइट है, ये अधिकार है कि लगभग 20 सालों के लिए उस ना तो इस दवाई को जो बनाई है जी, ए नाम की दवाई बनाई है मान लो, ना तो कोई और कंट्री बना सकती है इसको, और जो किसी को भी बनाना है किसी कंपनी को या किसी कंट्री को, तो इससे इस कंपनी से, एक कंपनी जो एक कंपनी ने बनाई है जी, मान लो इस कंपनी का नाम है एक्स कंपनी ने ए नाम की दवाई बनाई है, तो एक्स कंपनी से परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आपको दवाई मैन्युफैक्चरिंग करनी है। तो ये 20 साल तक की कोई भी प्राइस में बेच सकती है जी, ये होता है पेटेंट। लेकिन कंपलसरी लाइसेंसिंग ये होती है जी, कोई भी कंट्री मान लो जी उसे इमरजेंसी है, वहाँ पे लोग मरे जा रहे हैं और उस दवाई की ज़रूरत है, वहाँ पे क्या जी वो दवाई या तो बहुत महंगी है, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर उस कंट्री में मान लो जी वो दवाई है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, तो उस वो कंट्री क्या करती है जी, जैसे इंडिया में भी प्रोविजन है कंपलसरी लाइसेंसिंग का। हमारा एक्ट है जी 1970 का, पेटेंट एक्ट 1970 का, उसमें है कंपलसरी लाइसेंसिंग का प्रोविजन, प्रावधान। तो क्या है, हमारी कंट्री जो इंडिया किसी को भी और कंपनी को ये लाइसेंस दे सकता है, कह सकता है कि आप इसे प्रोड्यूस करो क्योंकि इस दवाई की ज़रूरत है, ए दवाई की। तो ये फिर पेटेंट भले ही हो जी किसी कंट्री के पास, कंपलसरी लाइसेंस के थ्रू उस दवाई को प्रोड्यूस किया जा सकता है किसी और कंपनी या कंट्री के द्वारा भी। नेक्स्ट है जी हमारा, कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, करेक्ट बताना है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था जो 1947 का, वो जब हमारा संविधान लागू हो गया था उसके बाद ये रिपील हो गया था। रिपील का मतलब है जी कैंसिल हो गया था, रद्द हो गया था, हट गया था, रिमूव हो गया था। नेक्स्ट करा जी, सारी की सारी जो संविधान में जो प्रोविजन है, जो धाराएं हैं जी, जो अनुच्छेद हैं आर्टिकल 1 से लेकर 395, वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुए थे। आपको बताना जी करेक्ट कौन सा है। पहला दूसरा दोनों सही दोनों गलत। देखो जी पहला बिल्कुल सही है, दूसरा बिल्कुल गलत है। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने संविधान को अडॉप्ट किया था कब, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया था। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से, जिसे हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। लेकिन 26 नवंबर को कुछ प्रोविज़न पहले ही लागू हो गई थी, 26 नवंबर से ही कुछ प्रोविज़न, मतलब कुछ आर्टिकल पहले से ही लागू हो गए थे 26 नवंबर से ही, और बाकी के हुए थे जी 26 जनवरी से। तो सारे के सारे 26 जनवरी से ही लागू नहीं होते, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाती है। पहला बिल्कुल सही है जी। इंडिपेंडेंस एक्ट अंग्रेज़ों ने पास किया था जी, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1947 में। भारत को आज़ादी इस एक्ट के थ्रू ही मिली थी, और ये एक्ट क्या हो गया था जी, रिपील हो गया था जब हमारा संविधान लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 से ही। ये एक्ट अपने आप ही रिपील हो गया था, कैंसिल हो गया था, यानी कि रिमूव हो गया था, हट गया था। नेक्स्ट बताना जी आपको, भीमराव अंबेडकर ने किस फंडामेंटल राइट को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। संविधान की दिल और आत्मा किस आर्टिकल को बोला है जी, ये बताना आपको। राइट टू इक्वलिटी को फंडामेंटल राइट को बोला है क्या, फ्रीडम ऑफ रिलीजन को, फ्री स्पीच एक्सप्रेशन को, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को। डी करेक्ट आंसर है जी, ये आर्टिकल 32 में है। इस आर्टिकल 32 को जिसमें लिखा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का मतलब है जी जब आपका जो राइट, अगर आपका फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, वॉयलेशन हो रहा है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो जी, समझे। देखो जी वैसे कोई केस हो तो आपको पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिसीजन आ जाए फिर हाई कोर्ट में जाते हो जी, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हो। तो ये होता है जी,
ये तरीका होता है जाने का। लेकिन अगर आपका फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, वायलेशन होता है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो या हाई कोर्ट में भी जा सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो। तो ये जो राइट देता है जी अधिकार, ये आर्टिकल देता है, आर्टिकल 32 आपको, आपके राइट का उल्लंघन होने का अधिकार। तो इसलिए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे जी, उन्होंने बोला था इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को हमारे संविधान का हार्ट एंड सोल, मतलब दिल और आत्मा। चलते हैं जी नेक्स्ट में। नेक्स्ट है जी पार्लियामेंट कौन कौन से, मतलब पार्लियामेंट क्या है जी, हमारे संविधान को अमेंड कर सकती है, संशोधन कर सकती है, लेकिन कुछ लिमिट लगी हुई है जी, किस लिमिट पे नहीं कर सकती। डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को क्या नहीं कर सकती ये अमेंड, संशोधन नहीं कर सकती। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं कर सकती क्या, या फिर जो सेंट्रल स्टेट में जी पावर डिवाइड हो रखी है उसको नहीं कर सकती, या जो प्रीएम्बल में टेक्स्ट जो लिखे हुए जी शब्द उनको संशोधन नहीं कर सकती क्या पार्लियामेंट। देखो जी इसका आंसर है बी, बेसिक स्ट्रक्चर है जी जो उल्लंघन नहीं होना चाहिए जी कॉन्स्टिट्यूशन का। ये बोला था जी किसने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जी, बहुत सारे जजमेंट में बोला था, अपने जजमेंट में बहुत सारे डिसीजन दिए थे। सबसे पहले लाया था जी बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन जो केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस आपने पढ़ा होगा जी, ये 24 अप्रैल 1943 का केस है जी, 1973 का, 24 अप्रैल 1973 का केस है जी, केशवानंद भारती केस आपने पढ़ा ही होगा जी। नेक्स्ट आपको बताना जी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है जी, कुछ काम को कर सकती हैं लेकिन उस काम को स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं कर सकती। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को बोलते हैं जी विधानसभा, जो स्टेट में होती है जी विधानसभा, जिसमें एमएलए बैठते हैं, और एक होती है जी विधान परिषद, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। आपको बताना है जिस काम को विधानसभा कर सकती है लेकिन विधान परिषद नहीं कर सकती, कौन से काम है जी। नेक्स्ट ये है जी कंसिडरेशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, जो स्टेट का फाइनेंस कमीशन होता है जी वो रिपोर्ट देता है, तो वो क्या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल उसे कंसीडर नहीं कर सकती क्या। देखो जी हमारे इंडिया में सिर्फ 6 स्टेट में ही विधान परिषद है, विधान परिषद यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, और बाकी के स्टेट में नहीं है। वो 6 स्टेट कौन कौन से हैं जी, आपका है जी यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 6 स्टेट हैं जी। पहले जम्मू कश्मीर में भी हुआ करती थी जी, लेकिन आपको पता है जम्मू कश्मीर अब हटा के यूनियन टेरिटरी बन गया जी 5 अगस्त 2019 में इसको जी स्टेट का दर्जा हटा दिया था और बना दिया था यूनियन टेरिटरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो आपको क्वेश्चन बताओ जी, अभी आपने जान लिया विधानसभा और विधान परिषद कौन कौन से स्टेट में जी, विधान परिषद, विधानसभा तो सारे स्टेट में ही है, सारे राज्य में। तो ये क्या फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को कंसीडर नहीं कर सकती विधान परिषद। जो कोई ऑर्डिनेंस इशू किया जी गवर्नर ने, उसको अप्रूवल देना हो उसको कंसीडर नहीं कर सकती क्या। जो स्टेट क्या जी भाग लेते हैं राज्यसभा के इलेक्शन में, तो ये जो विधान परिषद है ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकती क्या। मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता क्या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में, विधान परिषद में। आपको बताना जी कौन सा करेक्ट है, पहला दूसरा 4, मतलब पहला दूसरा चौथा 3 4 1 2 3 4 1 3 4 और 1 2 4 1 2 3। देखो जी इसका आंसर है करेक्ट बी, क्योंकि जी जो मनी बिल है वो सिर्फ विधानसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है स्टेट में, और अगर सेंट्रल लेवल की बात हो तो लोकसभा में ही किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। और ये जो राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि विधान परिषद के नहीं करते। तो ये बिल्कुल सही बात है जी, बाकी के दोनों कर सकते हैं जी, विधानसभा भी विधान परिषद भी। फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को कंसीडर दोनों कर सकते हैं। गवर्नर ने कोई ऑर्डिनेंस अध्यादेश पास किया है तो उसकी अप्रूवल दोनों के पास जाएगी जी, दोनों कंसीडर करेंगे, दोनों में जाएगा उसका अप्रूवल कंसिडरेशन के लिए। तो यही था जी इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या आज के लेक्चर में भी यही था जी, खत्म हुआ, समाप्ति की घोषणा।